एक और सेक्टर ऐसा है जिसको अभी हमें बहुत रिफॉर्म्स करने की जरूरत है और उसको भी टैक्स नेट में सही तरह लाने की जरूरत है और प्रोडक्टिव बनाने की जरूरत है ताकि इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट करे। वो रियल एस्टेट सेक्टर है हमारा, ठीक है। वहां जो जमीनों की खरीदो फरोख्त है, इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। फिर आप देखिए यानी ऐसी प्रॉपर्टीज आप लेके दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच प्रॉपर्टीज आपकी हैं, कोई उसकी यूटिलिटी नहीं है, ना वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर रही है, ना लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन वो टैक्स में भी नहीं है। कितनी अजीब यानी हैरानकुन बात है। कितने सुकून से सोते हैं कि यार हमने किसी का कर्जा नहीं देना, हम बड़े सुकून में जीनी, हम सबने कर्जा देना है। और वही बात है, बाप का कर्जा बच्चा देगा और यही जो है ना मुल्क का कर्जा हम सबने देना है। अच्छा जी, तो हमें कितने साल देना है। बिल्कुल ऐसे चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया हसन साहब। ये कहिएगा कि रियल एस्टेट सेक्टर की हमेशा हम बात करते हैं और उसमें जितने लूप होल्स हैं, लीकेजेस हैं, आप उससे बेहतर जानते हैं। मुझे बताएं कि चेयरमैन आबाद के तौर पर आप क्या समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में मजीद हमें इंजेक्ट करने की ज़रूरत है पैसे, और हमें कुछ वहाँ रिलीफ भी देने की ज़रूरत है? क्या कुछ है आपके जहन में अभी? जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने मुझे लाइन पे लिया। देखिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर वो है जो मुल्क में 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट करता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर 72 इंडस्ट्रीज को चलाता है, 7 एलाइड इंडस्ट्री को, जिसमें सीमेंट है, स्टील है, पाइप है और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो पाकिस्तान में रेमिटेंस आता है ना, $38 बिलियन इस साल इंशाल्लाह, उसमें 52% कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ही इन्वेस्ट होने जाएगा हर साल। ये पहली बार नहीं हो रहा है जो भी रेमिटेंस है, और ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। और ये सेक्टर वो है जहाँ 12 मिलियन मकानों की शॉर्टेज है। आज दुबई अपने पैरों पे जो खड़ा हो गया, बहुत बड़ा रोल कंस्ट्रक्शन सेक्टर का है। इसी तरह सऊदी अरब जो बनने जा रहा है, एक नया सऊदी अरब जो बनने जा रहा है, उसमें बहुत बड़ा रोल कंस्ट्रक्शन सेक्टर का है। तो इस सेक्टर को हमें यूं समझना चाहिए कि ये मदर इंडस्ट्री है और ये चलेगी तो बहुत सारी इंडस्ट्री चलेंगी। हम इसमें डॉक्यूमेंटेशन, टैक्सेशन के खिलाफ नहीं है, बट हम इतना जरूर कहते हैं कि इसको रीजनली कम्पिटिटिव होना चाहिए, टैक्स को रीजनली कम्पिटिटिव होना चाहिए। और जो जैसे मैं अगर ज़मीन खरीदता हूँ पाकिस्तान में या प्लॉट खरीदता हूँ, तो उस पर 40% कन्वर्जन पे यानी ट्रांसफर पे टैक्स है अगर मैं फाइलर नहीं हूँ। यानी 1 करोड़ की ज़मीन खरीदूंगा तो 40 लाख रुपए मुझे गवर्नमेंट को टैक्स की मद में देना पड़ेगा, और अगर मैं फाइलर हूँ तो 16 से 18 लाख रुपए। जबकि मेरे पड़ोसी मुल्क दुबई में, जहां हमारा सरमायाकार इन्वेस्ट कर रहा है, वहां पर 4% चार्जेस हैं। तो देखिए, ये हो नहीं सकता कि आप रिटर्न्स भी ज्यादा हैं वहां पे। रिटर्न भी लोग कहते हैं कि जी ज्यादा आ रहा है रेंटल में या रीसेल में, तो वो और अट्रैक्शन है। जी देखिए, रिटर्न भी ज्यादा है, सिक्योर भी है। कोई किराएदार आपका बैठ जाए तो उसको खाली करने में कोर्ट 40 साल नहीं लगाते हैं। बिल्कुल, तो वो भी है। अच्छा, डॉलर की और उसकी दिरहम की पैरिटी भी फिक्स है। पर इन सब कंपटीशन के बावजूद हमारा कहना यह है कि पाकिस्तान में एक नेचुरल डिमांड है 12 मिलियन मकानों की, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लिहाजा हमें एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट पॉलिसी बना के दे दी जाए, जिसमें स्टेक होल्डर्स का शामिल हो, इनपुट शामिल हो, और ये भी इंश्योर किया जाए कि वो पॉलिसी लेजिस्लेशन से गारंटीड हो, ताकि हम सरमायाकारी कर सके। हमारे पास कोई खरीदार की कमी नहीं है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुबई जैसे शहर को भी एज एन कंस्ट्रक्शन अब compete कर सकते हैं। आप हमारे बायर को हमें कुछ नहीं दें, जो हमारा खरीदार है उसको सस्ते लोन, पहला जो मकान खरीदता है, जैसे नौजवान पहला मकान हर मुल्क में खरीदते हैं, उसको 10-20% डाउन पेमेंट लें, 80% फाइनेंसिंग दे दें उनको, और इंटरेस्ट कम करें। इंटरेस्ट कम करें। एक और लोगों के लिए जो इस चीज से डिस्करेज होते हैं वो हैं कि जो प्रॉपर्टीज डिस्प्यूट में चली जाती हैं, प्रोजेक्ट्स सालों साल रुक जाते हैं। कराची में ऐसी कितनी खंडरात बिल्डिंग्स हैं जो खड़ी हुई हैं आधी बस, और वो कंप्लीट नहीं हो रही, और सालों से लोगों का पैसा फंसा हुआ है। फिर डरते हैं ना लोग कि भी हम क्यों इन्वेस्ट करें ऐसे प्रोजेक्ट्स में। आपकी बात बिल्कुल सही है। इसीलिए मैंने कहा कि कोर्ट का निजाम इम्प्रूव होना पाकिस्तान के लिए अशद जरूरी है। अगर 3 महीने में फैसले हो जाएं, 6 महीने में फैसले हो जाएं, तो यकीन माने क्रिमिनल्स के लिए ये डेटरेंट क्रिएट हो जाएगा। अभी क्या है कि मैंने आपकी जमीन पे कब्जा किया और आप मजबूरी में कुछ नहीं कर सकते मेरा। आप कोर्ट गए, कोर्ट पे 30 साल लगेंगे। आप 5 साल बाद आप या आपकी नेक्स्ट जनरेशन मुझसे कॉम्प्रोमाइज करने पे मजबूर हो जाएगी। बिल्कुल।
मुझ तो हमने देखिए होलिस्टिकली देखना है, कैसे दुनिया तरक्की कर रही है, ट्रांसपेरेंसी से कर रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कर रही है, रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स से कर रही है, बेहतर जुडिशियल निजाम से कर रही है। इस तरह नहीं हो सकते कि हम दुनिया में रहें भी और दुनिया से बिल्कुल अलग संत में चलें। जी बिल्कुल सही। अच्छा, और मुझे बिल्कुल। एक और चीज बताइएगा, जब आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ इंपोर्ट का जो हमारा सेक्टर है वो भी जुड़ा हुआ, इंपोर्टर्स वगैरह, क्योंकि देखिए सैनिटरी के आइटम्स हैं, बहुत सारे आइटम्स हैं, घर की ब्यूटिफिकेशन के बड़े आइटम्स हैं जो कि हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, दीगर ममालिक से। तो यहाँ पर आप क्या समझते हैं, इस तरफ पॉलिसीज क्या हो, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह थोड़ी कम होनी चाहिए? क्योंकि देखें अल्टीमेट जो बोझ है वो तो उस पर ही पड़ता है ना जो अपना घर बनवा रहा होता है और उसकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता है। वो वहाँ क्या फोकस है? देखिए मेरा अपना कहना है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टेंट पॉलिसी दे देना कंस्ट्रक्शन की, तो ये तमाम इंडस्ट्रीज यहाँ लगना शुरू हो जाएंगी। पिछले दौर में कंसिस्टेंट पॉलिसी दी तो इंडस्ट्री लगना शुरू हुई, फिर पॉलिसी प्रायोरिटी से हट गई हाउसिंग सेक्टर। तो आज देखें स्टील डिफॉल्ट की तरफ है, स्टील का पूरा आपका सेक्टर डिफॉल्ट की तरफ है, सीमेंट की सेल कम हो गई है, एल्युमिनियम की सेल कम हो गई है, वायर की सेल कम हो गई है। देखिए लोग यहाँ काम करना चाहते हैं। अगर फर्ज करें मुझे बैरून मुल्क में 100 रुपए मिलते हैं ना, अगर मुझे मेरे मुल्क में 50 रुपए मिले अपने घर में, तो मेरे लिए 50 रुपए बेहतर है। पर पॉलिसी तो दे देना कुछ। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं दे सकती, पॉलिसी तो दे सकती है ना कि 15 साल ये पॉलिसी होगी। अब आप चाहें तो सरमायाकारी इस पॉलिसी को देखते हुए करें और ना चाहें तो ना करें। हर साल अगर पॉलिसी तब्दील होगी, जिस तरह पहले इन्होंने टैक्स 7C, फिर लाया 7E, फिर लाया 7F, फिर लाया 100D, फिर लाया इन्होंने 236C, फिर लाया 236W बढ़ा के। किसी भी मुल्क में सरमायाकारी ऐसे हो सकती है कि हर साल जहाँ टैक्स की पॉलिसी चेंज हो? आप समझते हैं हो सकती है? जी, नहीं हो सकती। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हम हमेशा जो अनरजिस्टर्ड इकोनॉमी की हम बात कर रहे हो, बड़ा फोकस हमारा इस पर है और होना भी चाहिए अगर हम इसको अपनी इकोनॉमी को फ्लरिश करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। मैंने ये देखा, आपने भी और आपने भी देखा होगा, जब सेल परचेज होती है तो हमारे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं या फिर रियल एस्टेट एजेंट्स वगैरह हैं, ये अकाउंट टू अकाउंट तो ट्रांजेक्शन होती ही नहीं है सर। ये तो एक मल्टी लेयर्ड सा एक मामला है कि मेरे अकाउंट से नहीं, तुम उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना ताकि मैं बीच से निकल जाऊं और मैं रजिस्टर उसमें ना आऊं कि मेरे पास इतने पैसे आए। तो ये वाली रिफॉर्म्स तो बहुत जरूरी है ना सर, अर्निंग। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए अगरचे आपके ट्रांसफर पे आप 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मिसाल देता हूँ, और 4 करोड़ के ट्रांसफर टैक्स देना है, फिर आपने उसको 6 महीने में बेचनी है, तो फॉर गॉड सेक टैक्सेस को रैशनलाइज करें। आप जब ओवर टैक्स कर देते ना किसी चीज को, तो चोरी के रास्ते क्रिएट हो जाते हैं, बन जाते हैं। और ये रियल एस्टेट के साथ तो है कि बहुत ज्यादा ओवरबर्डन। अब ये बैंक ने अगर इंटरेस्ट कम किए हैं, लोग पैसा रियल एस्टेट में डालना चाहते हैं, लेकिन एक और मसला कि जो ये फ्लिप करते हैं इन्वेस्टर्स, प्लॉट्स उठा लेते हैं, टाइम ले लेते हैं 2-3 महीने की पेमेंट का, और उस 3 महीने में वो फायदा बना रहे हैं विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी इन टैक्स। और ऐसे कितने 100 प्लॉट्स उन्होंने उठाए हुए हैं और कोई टैक्स नहीं दे रहे। और ये रियल एस्टेट्स वाले हैं, ये इन्वेस्टर्स हैं। हम इस फ्लिपिंग के खिलाफ हैं। हम तो कहते हैं कि प्लॉट लेके उस पर कंस्ट्रक्शन की जाए, इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए। देखिए अगर मैं 2000 गज का प्लॉट वर्टिकल यानी बिल्डिंग बनाता हूँ, तो उस पर 2.5 अरब रुपए का लोकल फैक्ट्रियों से मटेरियल परचेज करके उस पर लगाता हूँ। लेबर लगती है, सुपरवाइजर लगता है, ड्राफ्ट्समैन लगता है, इंजीनियर लगता है, आर्किटेक्ट लगता है, अकाउंटेंट लगता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। अच्छा, मुझे इनको कैसे रोका जाए? मुझे तो मैंने 10 चीजें सोची हैं हसन साहब, मुझे तो कोई सोल्यूशन ही नहीं नजर आ रहा कि इन फ्लिपिंग वाले इन्वेस्टर्स को कैसे पकड़ें, बिकॉज ये तो कैश में डील कर रहे हैं और पता ही नहीं चलता, और आप उनको पेपर भेजते हैं लेकिन ओरिजिनल वाले से आप ट्रांसफर लेते हैं। कैसे पकड़ें इनको? देखिए बात ये है कि आप कहीं पर भी ना 100% रोक नहीं सकते। पिल्फरेज दुनिया में कहीं ना कहीं होता है, पर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए पिल्फरेज को मिनिमाइज करें। मिनिमाइज करने का तरीका ये है चीजों को डिजिटलाइज करें। दुनिया ने कैसे किया है? व्हाई डू वी वांट टू री इन्वेंट द व्हील? जो सक्सेसफुल मॉडल है उसको उस पर अमल दरामद करें। और आप द ओनली सोल्यूशन टू दिस करप्शन और ये इसके मैटर्स में है नॉन रिपोर्टिंग इज डिजिटलाइजेशन। बिल्कुल सही आपने ये सबसे अहम सब्जेक्ट है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन बख्शी साहब। मुझे देख के लगता नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत रियल एस्टेट सेल्स बाइंग ये सब चीजों में हम बात करते रहेंगे इंशाल्लाह।